This हमारे conference वो will जो now be recorded. हमारी आज फिर एक चीज़ इसके साथ वो नॉर्मल चलेगी जिसको कि हम NTR, MTR, FTR वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ रिपीट होंगे और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह साथ साथ वो चलती जाएंगी। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट में हम ज़रा बात कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ तो जो बड़ी बेसिक है वो ये है कि जिस तरह कंपनीज अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, इसी तरह इंडिविजुअल के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ताल्लुक बेसिकली इंडिविजुअल के साथ है कि ये काम इंडिविजुअल ने करना है। ये सारा इंडिविजुअल के लिए है। उसने क्या करना है कि जैसे वो बैलेंस शीट बनाते हैं इसी तरह ये अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बना के सबमिट करवाएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा कि कंपनीज के लिए और बिजनेसेस के लिए हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज और इस तरफ हम एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाएगा बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो करेगा क्या, सबसे पहले अपने वो एसेट्स को डिक्लेयर करेगा जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर है, और उन एसेट्स में से वो क्या करेगा, लाइबिलिटीज को लेस कर देगा। जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं वो लेस करेगा, तो इसको हम कहेंगे उसकी नेट वेल्थ। लेट्स सपोज कि उसकी ये नेट वेल्थ जो है वो 100 रुपीज है। एक तो ये है, इसको बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। दूसरा, उसको इस वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन देनी है डिपार्टमेंट को। ये वेल्थ स्टेटमेंट में जो 100 उसका बना कैसे, आप देखिएगा जरा। देखिए, सबसे पहले वो इसमें जो चीज बताएगा वो बताएगा जनाब मेरी इस वक्त रिकंसिलिएशन के अंदर एक मिनट। जी, तो रिकंसिलिएशन में वो क्या बताएगा, सबसे पहले तो डिफरेंस बताएगा। फॉर एग्जांपल, वो कहता है जी मेरा जो इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस है, यानी लेट्स सपोज कि हम अगर इसी की बात करें तो 30 जून 2020 में वो 100 है। फिर वो बताएगा कि मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस यानी 1 जुलाई 2019 को मेरा बैलेंस, लेट्स सपोज वो कहता है जी मेरे 70 थे, तो उसकी वेल्थ में कितनी डिक्रीज आई, 30। इस डिक्रीज को उसने जस्टिफाई, इंक्रीज को सॉरी उसने जस्टिफाई करना है। इस इंक्रीज में क्या बताएगा जी मेरी इनकम क्या है। ठीक, वो लेट्स सपोज वो बताता है जी ड्यूरिंग द ईयर मैंने बिजनेस से शेयर बेचे, जो भी था वो कारोबार था उसमें मैंने 80 रुपीज कमाए। और वो बताता है जी इसमें मेरे जो टोटल एक्सपेंडिचर हुए वो लेट्स सपोज के 30 हुए। तो कहता है जी टोटल मेरा जो इनफ्लो था, नेट इनफ्लो यानी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो 30 था। ये है उसकी रिकंसिलेशन जो उसने साल के एंड के ऊपर शो करनी। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस और इस क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल को शो करना वेल्थ स्टेटमेंट कहलाएगा। और ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को इनकम और इनफ्लोज और आउटफ्लोज के साथ रिकंसाइल करना, इसको हम वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन कहते हैं। अगर कोई साहब अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन उसके साथ वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे, तो ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न को इनवैलिड और इनकम्प्लीट समझा जाएगा। वैसे ही समझा जाएगा जैसे उसने रिटर्न फाइल ही नहीं की। क्लियर? अच्छा जी, ये बात। अब सवाल ये है कि हमें जब एग्जाम में चीजें मिलती हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी।
जो हमें डेटा चाहिए एग्जाम के अंदर क्या मिलता है। नंबर 1 के हमें एग्जामिनर ओपनिंग बैलेंस की बात का डिटेल प्रोवाइड करता है और मूवमेंट्स बताता है हमें, प्लस माइनस करके, क्लोजिंग की डिटेल नहीं बताता वो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचना पड़ता है। तो वेल स्टेटमेंट ऐसे भी बनती है, राइट। इसी तरह कुछ वो क्लोजिंग बैलेंसेस बाद औक़ात बता देता है और हम ओपनिंग और क्लोजिंग के कॉम्बिनेशन से मिला के इसका ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो उस तक पहुंचते हैं। एनी हो रिकंसिलिएशन के लिए हमें ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस चाहिए होते हैं। उसके साथ हमें वो इनफ्लोज बताएगा इनकम का कि कुछ चीजें आ रही हैं कुछ नहीं आ रही। उसके साथ हम उसकी वेल्थ को कम ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, उसको देखेंगे इस चीज ने कम किया, इस चीज ने ज्यादा किया। देखें वेल्थ रिकंसिलिएशन में 3 तरह की चीजें होंगी। एक वो जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही होंगी, और एक वो जो आपकी वेल्थ को डिक्रीज कर रही होंगी, और एक वो जो आपकी वेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं देंगी, नॉट इम्पैक्टेड। उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं दिया। तो एग्जाम के अंदर आपको जो चीजें फाइंड करना होती हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, नंबर 1 ये जो लाइन मुझे बताई जा रही है क्या उसका ताल्लुक नंबर 1 क्लोजिंग बैलेंस के साथ है, नंबर 2 क्या उसका ताल्लुक जो है वो ओपनिंग बैलेंस के साथ है, नंबर 3 क्या वो मेरी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है, और या वो मेरी वेल्थ को डिक्रीज कर रही है, और ई उसका मेरी वेल्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ ताल्लुक है, या कोई आइटम जो है मुझे हाइब्रिड बताई जा रही है जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को क्या कर रही है, रिकंसाइल कर रही है। ठीक, अब जरा इसको समझते हैं कि ये मेरी जो वेल्थ है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर हम आगे चलते हैं। देखें अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए हम एसेट और लायबिलिटी की एक बेसिक फॉर्मेशन के ऊपर दोबारा आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज मेरी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है और कौन सी चीज जो है वो डिक्रीज कर रही है। देखिए मैं दोबारा बैलेंस शीट ड्रॉ करता हूँ। ये देख, ये मेरे पास आ गई इसकी लायबिलिटी साइड, और ये आ गई मेरे पास एसेट साइड। ये दो चीजें मेरे पास आ गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसमें हमारे पास एक चीज तो ये आ रही है कि ये दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अच्छा आप देखें, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास फर्नीचर मेरे एसेट में पड़ा हुआ था 100 रुपए का। अज्यूम करें कि ये दोनों साइडें बैलेंस है। मैंने वो फर्नीचर बेच दिया 100 का ही, यानी कॉस्ट पे बेच दिया। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर कैश 100 से आ जाएगा, राइट। तो ये माइनस होगा 100 से, और ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने मेरी बैलेंस शीट को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। एक ही साइड के ऊपर कम हुआ और उसी साइड पे ज्यादा भी हो गया। इसी तरह देखें, यहाँ पर मेरे पास लाइबिलिटी पड़ी हुई थी, मैंने किसी का लोन देना था। लोन था जी मेरे पास लेट्स सपोज 10 रुपए का। तो मैंने क्या किया, वो लोन पे ऑफ कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी साइड से 10 रुपए चले गए, तो मेरे कैश साइड से भी 10 रुपए माइनस हो गए। क्या इसने मेरी बैलेंस शीट पे फर्क डाला? नहीं। इसका मतलब ये रिकंसिलिएशन की आइटम नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह ही आपने, आपके पास डेटर थे यहाँ पे पड़े हुए, डेटर्स थे 20 रुपए के, उन्होंने आपको पेमेंट कर दी, तो डेटर्स 20 से माइनस हो गए और आपका कैश जो था वो 20 से बढ़ गया। इसने भी, ये भी रिकंसिलिएशन की आइटम नहीं है। अच्छा, अब सुनिएगा कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक घर था और वो घर था मेरे पास लेट्स सपोज 1000 रुपए का, वो मैंने घर बेच दिया
2000 रुपए का। तो मेरे पास तो घर 1000 से माइनस हुआ और मेरे पास कैश में कितना आ गया, 2000। अब देखें कि इस आइटम ने मेरी वेल्थ को क्या किया, इंक्रीज किया। ये है एडजस्टमेंट की आइटम, इसने डिस्टर्ब किया है, यानी इसने मेरी वेल्थ को इंक्रीज किया 1000 से। इसी तरह आप देखें कि आपको बाहर से कोई रियलाइजेशन होती है, बाहर से कोई आपको अमाउंट आती है जिसको हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी ने आपको गिफ्ट भेजे, तो आपको जो रेमिटेंसेस आएंगे उससे क्या होगा, फॉरेन रेमिटेंसेस से फर्ज करें कि वो आपके पास 200 के आ गए, तो आपके पास डायरेक्ट एसेट्स बढ़ गए लेकिन कोई भी चीज नहीं गई। राइट, इस तरह से इसने भी आपकी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया। क्लियर। अच्छा, इस तरह देखें, अगर आपने लोन लिया बैंक से 2000 रुपए का, तो 2000 से लाइबिलिटी बढ़ गई और 2000 से कैश भी बढ़ गया। अब देखें कि इस अमाउंट ने भी इसको आपकी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं किया। क्लियर। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है कि आपने किसी को गिफ्ट कर दिया। और चीज है कि आपके पास एक घर था, वो आपने अपने, वो था 500 का, 500 का, आपने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया, तो घर क्या हुआ, नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं आया। तो इसने भी क्या किया, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट को डिक्रीज किया, मेरी वेल्थ को डिक्रीज किया। ये भी एक इशू है। इसी तरह आपकी जो इनकम है, राइट, उसने आपके कैपिटल को इंक्रीज किया आके। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, आपकी वेल्थ को इंक्रीज किया उसने, आके आपकी इंक्रीमेंटल लेकर आई आपके पास इधर कैश। अब आप कहेंगे कि कैश है, ये बाद में आपको मैं इसकी लॉजिक समझाऊंगा कि इसने भी कैसे उसको एडजस्ट किया है। इसी तरह आपके एक्सपेंसेस जो हैं, आउटफ्लो हो रहा है, वो भी आपकी वेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसका जो नेट इम्पैक्ट होता है ना, वो अल्टीमेटली कैश की एडजस्टमेंट में जा रहा होता है। ठीक। अब इसके साथ साथ हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यही मैं आपको प्रिंसिपल्स दोबारा समझाऊंगा कि कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। चलें जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने उसी पैरामीटर के अंदर इन तमाम चीज़ों को देखना है, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, कौन सी क्या क्या चीज़ें मैं आपको दोबारा इधर लिख दूं। नंबर 1 कि जो मुझे बात बताई जा रही है उसका ताल्लुक ओपनिंग बैलेंस के साथ है। नंबर 2, क्या उसका ताल्लुक क्लोजिंग बैलेंस के साथ है। नंबर सी, क्या वो मेरी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है। नंबर डी, क्या वो मेरी वेल्थ को डिक्रीज कर रही है। और नंबर ई, या उसका मेरी वेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन मुझे क्यों दी जा रही है, वो रेलेवेंट भी है या नहीं है, इन चीज़ों को अब हमने वो देखना है। ठीक है जी, ये देखिएगा एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास जो आपकी किताब में भी है, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये जी जाहिद, द सोल प्रोप्राइटर ऑफ FG एंड कंपनी, ये है, उन्होंने हमसे इसकी रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर जाहिद वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन। वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन हमने बनानी है और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको लेके चलते हैं। कहते जी, जाहिद द सोल प्रोप्राइटर ऑफ FG एंड कंपनी इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये रेजिडेंट ने ही बनानी होती है, एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर X7। इसका मतलब इस डेट को 30 जून के लिए हमें उसके वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए। The relevant information is as under the assets and liabilities disclosed in the wealth statement for tax year 2000X6 were as follow। इस क्वेश्चन के अंदर खूबसूरती यह है कि एग्जामिनर ने हमें खुद से ही इसके अंदर उसने हमें एक चीज प्रोवाइड कर दी कि उसने हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया, एक उसने हमारी मुश्किल हल कर दी। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसकी वेल्थ को हम एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 2000X7 का। जो मूवमेंट हमें एग्जामिनर बताएगा हम इसको कम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट आ जाएगी। वो कहते हैं जी इसके पास एग्रीकल्चरल लैंड थी। अच्छा, इसके अंदर रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता,
ये सिंपल रिसीट एंड पेमेंट है, इसको टैक्स को बहुत ज्यादा इसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। एग्रीकल्चरल लैंड है जी उसके पास, डीएचए में एक घर है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, बिजनेस कैपिटल है इसके अंदर, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो ये नेट एसेट्स आ गए उसके, सॉरी टोटल एसेट्स आ गए इसके। और एक बैंक लोन है वो माइनस किया तो उसकी वेल्थ जो थी ये नेट एसेट्स उसके आ गए। अब जरा इसकी डिटेल को देखें। वो कहता है जी डिटेल्स रेटिंग टू एफजी एंड कंपनी, उसके बिजनेस की जो उसने हमें डिटेल बता रहा है वो क्या है। वो कहता है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द टैक्स ईयर दिस एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज दिस। इसका मतलब ये है कि इसका जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस था, ये चीजें उसके कैपिटल को डिस्टर्ब कर रही हैं, यानी इसके अंदर उसकी जो इनकम है 2540 और माइनस उसमें जो ड्राइंग्स है वो उसमें से लेस हो रही, माइनस जो उसकी ड्राइंग्स हैं 450 के वो लेस होंगी, तो यहाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इसकी एडजस्टमेंट उसने हमें बता दी। ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा, ये जो इनकम है ना ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो ड्राइंग्स हैं ये क्या कर रही हैं, उसको डिक्रीज कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी लाइबिलिटी साइड भी कम हो रही है और एसेट साइड भी कम हो रही है। इसलिए हमारी ये तो रिकंसिलिएशन की आइटम बनेगी, लेकिन ये हमारी रिकंसिलिएशन की आइटम नहीं बनेगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक ऑन 30 जून। उसने इसकी हमसे कैलकुलेशन नहीं करवाई, खुद ही उसने क्या किया, हमें कैश इन हैंड का बैलेंस भी बता दिया और कैश एट बैंक का बैलेंस भी बता दिया। उसने कहा जी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इज 157,500 और ये आ गया 730,000। लेकिन ये बैलेंस उसने हमें खुद ही बता दिए। अब आगे चलते हैं, तो इसका मतलब ये फिगर भी हमारे पास आ गई और ये दो भी क्लियर हो गई। Transactions carried out by Zahid during the year were as follows. Paid an advance of 1 million against purchase of a bungalow for rupees 5 million. उसने एडवांस दिया और एक बंगला जो कि 5 मिलियन का खरीदना था वो उसने दे दिया। भाई हमारा इस फिगर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, राइट, कितने से, 1 मिलियन से। इसका मतलब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस में चला गया और मेरे पास एक एसेट इंक्रीज कर गया, बंगले का एडवांस। इसका मतलब ये है कि इस फिगर का क्लोजिंग बैलेंस के साथ तो ताल्लुक है, क्लोजिंग बैलेंस के साथ तो ताल्लुक है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन की आइटम नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट की एक साइड में एक कैश डिक्रीज हो रहा है और मेरे दूसरी तरफ एक मेरे पास एसेट आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नई आइटम आ गई एसेट साइड पे, एडवांस अगेंस्ट बेंगलोर 1 मिलियन के साथ। ये मेरी एक नई आइटम आ गई जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर कहता जी सोल्ड शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर 700,000। अच्छा ये फिगर जो है ये गलत प्रिंट हो गई थी, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, ये है 350,000, ये प्रिंटिंग में गलती है। द शेयर्स उसने इतने के बेच दिए। अब इनकम क्या करती है, हमारी वेल्थ को इंक्रीज करती है, इसका मतलब इसने मेरी वेल्थ को इंक्रीज किया। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो जो शेयर्स आउट हुए हैं ये वाले, वो एक्चुअली आउट कितने के हुए, वो आगे बता रहा है। द शेयर्स वर परचेज ऑन 1 मई फॉर 50,000। इसका मतलब ये हमारी रिकंसिलिएशन की आइटम है जिसने हमारे शेयर्स को कम किया। तो इससे हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने में मदद मिलेगी कि हम यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, 50,000 से उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड बाय NCCPL अमाउंटेड टू रुपीज, ये तो हमारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, वेल्थ को डिक्रीज करते हैं, राइट। लेकिन इसने मेरे शेयर को नहीं डिस्टर्ब किया, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसने मेरे शेयर्स को डिस्टर्ब नहीं किया। गिफ्टेड शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर, गिफ्ट कर दिए। द शेयर्स वर परचेज्ड बाय जाहिद इन दिस एट अ कॉस्ट ऑफ 100,000।
वेयर एज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट वाज 1000। भाई ये जो है ना, इसका ताल्लुक तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी के साथ है, मार्केट वैल्यू का मेरे साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट में मैंने ये देखना है कि आउटफ्लो कितने का हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर आउटफ्लो कितने का हो रहा है, 100,000 का। ठीक, ये आउटफ्लो हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब देखें क्या इसने मेरी वेल्थ को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। डिक्रीज किया, क्योंकि एसेट्स गए लेकिन आया कुछ भी नहीं। इसका मतलब इस अमाउंट, ये अमाउंट जो है मुझे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। एक तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड करने में मेरी हेल्प कर रही है, और दूसरा मेरी वेल्थ की रिकंसिलिएशन में उसको भी डिक्रीज कर रही है। जबकि ये जो 50,000 है, ये जो मैंने शेयर बेचे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो मेरे कैश में, इनकम में एडजस्ट होगा जाके। अंडरस्टैंड। और ये क्लोजिंग बैलेंस की फिगर भी है, ये भी डबल इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जब मैं अपनी इनकम को कैलकुलेट करूंगा वहां पर इसका इम्पैक्ट मैं ले जाऊंगा। तो इस तरह से मेरी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक होगी। एक मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी, बिजनेस का आ गया क्लोजिंग बैलेंस, शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब देखते हैं आगे और क्या इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। पेड ₹200,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बैंक लोन, मैंने पेमेंट की। अब देखें ये क्या, मुझे एक तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस की एडजस्टमेंट की फिगर मुझे बताई जा रही है कि ये एडजस्ट कर रही है, यानी ये जो लोन है ये मेरा कम हो जाएगा 2 लाख से। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आ गई। अब चलते हैं आगे। पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज, ये मेरे एक्सपेंसेस हुए, ये मेरी वेल्थ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है। क्लियर। नेट रिसीट अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम अमाउंटिंग रुपीज, ये मेरी वेल्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा उसने कोई और एसेट की मूवमेंट मुझे नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम एज इट इज उसने कोई अमाउंट नहीं बताई, तो अज्यूम किया जाएगा इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं, तो ये एज इट इज ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। डीएचए के हाउस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये भी एज इट इज मेरे क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा 3 मिलियन का। ठीक है, उसके बाद इसकी उसने इंफॉर्मेशन बता दी। इसी तरह मोटर व्हीकल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये भी एज इट इज मेरी वेल्थ में आ जाएगी। तो ये अमाउंट भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसका जो डिफरेंस बाद में मैं तो ये मेरी एक इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इसको हम कहेंगे वेल्थ स्टेटमेंट। तो इसका जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस की जस्टिफिकेशन देना, उसको हम कहेंगे वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। ये दो चीजें हम इसके ऊपर वो करेंगे। ठीक हो गया जी, ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर इसके इस क्वेश्चन के बाद हम करेंगे क्वेश्चन एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा वही दोबारा प्रोसेस होगा। पहले उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इसके अंदर तो सिर्फ उसने वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया था उसके अंदर, बल्कि इम्प्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट भी आज हम डिस्कस करेंगे। लें जी, इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट उसकी, ये देखिए। ठीक है जी, एग्रीकल्चरल लैंड आ गई हमारे पास, वो एज इट इज आ गई। ठीक है जी, क्या हो गया तुम्हें, अल्लाह जी। तो ये एज इट इज आ गई, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं थी हमारी, तो ये भी वैसे ही हमारे पास आ गई। ठीक है जी, उसके बाद ये शेयर जो थे 50,000 और 100,000 के क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गया हमारे पास। बिजनेस कैपिटल
ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये भी हमारे पास मोटर व्हीकल, ये कैश बैलेंसेस गिवन थे, और एडवांस हमारे पास नई आइटम आ गई। अब क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, एक रिक्वायरमेंट हमारी ये पूरी हो गई रिकंसिलिएशन की। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। ये आगे जी रिकंसिलिएशन। देखें, सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लोजिंग बैलेंस आपने एग्जाम में ऊपर लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस उसमें ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। रिटर्न के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। तो इतने से उसकी वेल्थ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है जी। अब इस डिफरेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम आ गई, उसने प्लस किया मेरी इनकम को। कैपिटल गेन जो था उसने आके क्या किया कि 350 में से 50 जो थे हमारे पास वो एक कॉस्ट हुई, और हमारे पास जो गेन आ गया 3 लाख का इनफ्लो आया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फिगर और इनकम टैक्स की टैक्स लायबिलिटी में फर्क होगा। टैक्स लायबिलिटी के रूल्स और हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सेक्शन 37 ए को फॉलो करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये है कि 50 की आउट हुई और 350 की चीज मेरे पास कैश आ गया, ये उसकी एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए जी, बिजनेस इनकम मेरी, उसने भी मेरी वेल्थ को इंक्रीज किया। टैक्स ऑन कैपिटल गेन ये आउटफ्लो है, राइट। आप चाहें तो इसको यहाँ से नेट करके भी शो कर सकते हैं। इसने माइनस किया, पर्सनल एक्सपेंसेस ने लोग इसको माइनस किया, और जो शेयर मैंने अपने भाई को ट्रांसफर किए थे वो देखें, वो भी मेरी वेल्थ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा ये और ये बैलेंस क्या हो गए, आपस में टैली कर गए। ठीक है जी। तो ये चीजें थी, ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल थी जो मैंने आज आपको करवाई है वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसकी तरफ एक ब्रेक कर लें, मैं ज़रा चाय शाय पी लूँ, तो फिर आपसे उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करता हूँ। ठीक है जी।